हेलो, राम राम, राधे राधे, प्रणाम सभी दोस्तों को। मैं कैलाश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं केस क्लासेस के अंदर। अपन यहां पर पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज के बारे में अपन ने बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुका है। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे आउटपुट फंक्शन। सी लैंग्वेज का आउटपुट फंक्शन, आउटपुट का मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, वैसे तो आउटपुट हर चीज होती है, स्कैनर भी आउटपुट होता है जो अपन को स्कैन करके देता है, प्रिंटर भी अपन को आउटपुट देता है। लेकिन जो अपन को स्टैंडर्ड आउटपुट शो होता है वो कहां पर होता है? अपने मॉनिटर पर होता है, अपने जो कंसोल होता है उस पे अपन को स्टैंडर्ड आउटपुट शो होता है। अपन जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो चीजें पढ़ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, और एग्जाम भी कौन सा? अपना इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, सूचना सहायक और प्रोग्रामर का। ठीक है, अपन नहीं पढ़ रहे हैं गेट के लिए। ठीक है, तो गेट के लिए विद्यार्थी इस वीडियो को प्रिपेयर ना करे, और इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनका सी का बेसिक बहुत वीक है, और जिनको सी कभी जिन्होंने पढ़ी नहीं है वो चीजें यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जिनका सी बेसिक वीक है और जिनको सूचना सहायक बनना है वो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहे। आपको एक बार नहीं दूसरी बार समझ में आएगा, जरूर आएगा। और ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे कि सूचना सहायक के अंदर एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा सी लैंग्वेज के अंदर, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है? वैल्यू चेंज होती है। सी लैंग्वेज उसी तरह से जैसे आपकी मैथ और रीजनिंग होती है, बस समझने का तरीका अलग होता है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन पढ़ेंगे, अपन डिटेल से पढ़ेंगे आउटपुट फंक्शन। और आउटपुट फंक्शन अपना कौन सा होता है? वो होता है आपका प्रिंट ऐप है, जो आउटपुट फंक्शन होता है। अब आउटपुट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी आउटपुट होता है, प्रिंटर भी अपन को क्या देता है? आउटपुट देता है। और इस स्कैनर भी अपन को क्या देता है? स्कैन करके कुछ आउटपुट देता है। जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है वो अपन को कहाँ मिलता है? अपने कंसोल पर मिलता है। क्या अपने को स्टैंडर्ड आउटपुट मिलता है किसी प्रोग्राम का। अब देखो, प्रिंट ऐप का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। बाकी मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ आपके लिए मेरी पीपीटी के अंदर, और मैं वो क्वेश्चन आपको जो करवाऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं मेरे मन से क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, और इतना आप विश्वास रखिए, मेरे पे ट्रस्ट रखिए कि चीजें यहां से बाहर नहीं जाएगी मेरे भाई। मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं। मैं यहाँ पे आपको थ्योरी लिख के नहीं बता रहा चीजें कि ये चीज ये होती है, ये यहाँ से आई है, वहां से ना तो क्वेश्चन आए हैं और ना ही आगे क्वेश्चन आएंगे। तो अपन देखते हैं कि अपन कोई भी प्रिंट ऐप फंक्शन लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके अंदर अपन जो भी डबल कोटेड के अंदर लिखते हैं वो अपन को एज इट इज क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। अपने कंसोल पर वही स्टेटमेंट दिखता है जो अपन लिखते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि अपन इस जो इन्वर्टेड कोमा है इसके अंदर अपन किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्या वहां पर भी एरर हो सकती है? जो अपन प्रिंट ऐप के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर भी कुछ एरर हो सकती है। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और YouTube पर इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सीखने के इच्छुक है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, अदरवाइज आपको चैनल छोड़ के जा सकते हो। आपको और भी YouTube के अंदर बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो लोग आईए के लिए और प्रोग्रामर के लिए डेडिकेटेड है, और किसी भी स्टेट पीसीएस जहां पर सी लैंग्वेज आती है, वो यहाँ से चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं प्रिंट ऐप का। अब देखो, जो आउट प्रिंट ऐप, सबसे पहली चीज प्रिंट ऐप के अंदर क्या याद रखना है? प्रिंट ऐप क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रिंट ऐप क्या है? इनपुट फंक्शन है कि आउटपुट फंक्शन है? प्रिंट ऐप क्या है? आपका आउटपुट फंक्शन है। इसका सिंटेक्स ही मैंने आपको लिए हेडिंग में लिख दिया है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या आता है? कंट्रोल स्ट्रिंग आती है। अब अपन धीरे धीरे सारी चीजें जानेंगे। कंट्रोल स्ट्रिंग आती है, वो आती है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है, और अपन ने उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लगा रखा है? ये कोमा लगा रखा है। अगर आप कोमा नहीं लगाओगे तो भी आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा। उसके बाद में अपन ने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, इस तरह से अपन एन आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अपन लगा देते हैं सेमी कोलन, प्रिंट ऐप को बंद करने के लिए। अब देखो कि जो अपना प्रिंटर फंक्शन होता है वो इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होता है। वो कौन सी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होता है? वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर है, जो इनबिल्ड होता है आपका कौन सा? प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप, दोनों इनपुट और आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अब ये हेडर फाइल क्या होती है? जिनका स्पेसिफिक
कोड होता है प्रिंटफ और स्कैनफ का, जो मशीन कोड होता है, जब इनको कंपाइल कन्वर्ट नहीं करता है, जब अपन लिंकर के द्वारा इनको कनेक्ट करते हैं, तब इनका कोड पहले से सी के अंदर लिखा हुआ है कि जो मशीन लैंग्वेज के अंदर ये कैसे कन्वर्ट करेगा। ये सब चीजें कहां पर है, इनकी जो सारी डेफिनेशन है, इनके जो सारे फंक्शंस लिखे गए हैं वो कौन सी हेडर फाइल के अंदर लिखे गए हैं, stdio.h हेडर फाइल के अंदर इनकी सारी फंक्शनलिटी लिखी हुई है। ठीक है, और ये क्या है, प्रिंटफ एक क्या है, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। इसका एक फिक्स फॉर्मेट होगा, मतलब आप किसी चीज को फॉर्मेट में लिख पाओगे, विदाउट फॉर्मेट आप प्रिंटफ को नहीं लिख सकते। जैसे कि इसका फॉर्मेट ऐसे हो गया कि जो अपन ने यहाँ पे लिख रखा है कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2, ये इसका क्या है, फॉर्मेट आउटपुट है। कुछ अनफॉर्मेटेड आउटपुट भी होते हैं जिनको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिंटेक्स के लिए देखो मैंने लिख रखा है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ के बाद में अपन क्या लिखेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे। कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद में अपन क्या लिखेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद में अपन इनवर्टेड कोमा को तो बंद करेंगे, डबल कोटेड को, और यहाँ पर कोमा लगाएंगे और आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। जितने आर्ग्यूमेंट आप देना चाहते हो वो सारे आर्ग्यूमेंट अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको सिंटेक्स लिखना समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं कि उसके सिंटेक्स को कितने तरीके से अपन लिख सकते हैं। वो चीजें अपन इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि जो अपन जो सिंटेक्स लिखते हैं उसको कितने डिफरेंट टाइप से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यही लिख के लाया हूं आपके लिए कि अपन को उसका सिंटेक्स कैसे लिख सकते हैं। अब पहली चीज थोड़ी सी अपन देख लेते हैं। अपन ने देखा था कंट्रोल स्ट्रिंग, कंट्रोल स्ट्रिंग को मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपके लिए रखा था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है, आपका एस्केप सीक्वेंस भी हो सकती है। कैरेक्टर के अंदर अपन क्या ले सकते हैं, लाइक अपन लिखते हैं %d लिखते हैं, %f भी लिखते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफाइड क्या होते हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन एस्केप सीक्वेंस के अंदर क्या लिख सकते हैं, \n लिख सकते हैं, जिसको क्या करता है, कंपाइलर रीड नहीं करता है। ये चीजें हैं बेसिक किसकी, कंट्रोल स्ट्रिंग की। अब कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद में अपन बात करते हैं कि अपन जो प्रिंटफ फंक्शन है उसको किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका है लिखने का, वो क्या है कि अपन प्रिंटफ नाम लिखेंगे फंक्शन का, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपन क्या लिखेंगे, जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको अपन लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूं, प्रोग्राम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन कंपल्सरी है किसी भी सी प्रोग्राम के लिए। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोई वेरिएबल नहीं लिया, इंटीजर टाइप का कुछ किसी डेटा टाइप के बिना मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा आउटपुट क्या आएगा, जो मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये लिख रखा है ये मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। मेरे को आउटपुट में क्या शो होएगा, केस क्लासेस मेरे को आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। आशा करता हूं कि चीज आपको समझ में आई होगी। पहली दूसरी चीज है कि अपन प्रिंटफ के अंदर केवल इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा है तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा, उसके अंदर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट अपन को कुछ भी शो नहीं होएगा। ठीक है, तीसरी चीज अपन लिखते हैं \n। जब \n लिखते हैं तो भी अपन को आउटपुट के अंदर कुछ भी शो नहीं होता, एकदम ब्लैंक स्क्रीन अपन को दिखाई देती है। उसके बाद में अपन ने ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है अलग से, मतलब इसको अपन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखेंगे जो डेटा टाइप है, उसके बाद में अपन %d लिखते हैं, कोमा लगाते हैं और a लिखते हैं किसी चीज को प्रिंट करवाने के लिए। ऐसा अपन बार बार यूज करेंगे। कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर अपन ऐसे लिखते हैं, देखो a = %d \n, b = %d, उसके बाद में लिख रखा है a और b, ये क्या है, दोनों वेरिएबल्स के नेम है। इनको इस तरीके से लिखा जाता है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। तो अब इसका आउटपुट कैसे शो होता है, इसका आउटपुट होता है a = जो a की वैल्यू है वो, जैसे माना कि a के अंदर अपने डाल रखा था 10 और b = क्या है, b के अंदर अपने डाल रखा था 20। ये चीजें अपन को शो हो जाती है। अपन अपना आउटपुट किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं उसके लिए अपन प्रिंटफ को लिखने के अलग अलग तरीके बता रहा हूं। अपन अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो अपन को क्या होता है, आउटपुट कैसे मिलता है, देखो ये इन्वर्टेड कोमा है, ये शो नहीं होगी, अपन को शो होगा क्या, सम = जो अपन ये प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट में शो होगा, यहाँ पर शो होगा सम =
क्या आएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसको कंपाइलर क्या करता है, प्रिंट नहीं करता है, अपने आउटपुट के अंदर शो नहीं होता है। और एक तरीका होता है ये, इन फॉर्मेट को आप दिमाग में बिठा लेना, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने फोन में रख लेना इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी प्रोग्राम के आउटपुट को देखते हो, 1 लाइन या 2 लाइन का आपको एग्जाम में कोड मिलता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर ही कहीं एरर तो नहीं है। जैसे कि किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे कोमा लगी हुई नहीं रहती है और अपन को पता ही नहीं रहता है, अपन को लगता है कि सारी चीजें सही है, तो अपन उसका आउटपुट भी निकाल के आ जाते हैं कि एरर आई नहीं है, जबकि जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होती है, एरर तो होती है। तो आशा करता हूं कि ये इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं कि इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हेडर फाइल आ गई, जिसके अंदर क्या है, अपना printf और scanf फंक्शन इंक्लूड है। इंटीजर टाइप का मैंने क्या लिया, मेन फंक्शन लिया। अब इंटीजर टाइप का मैंने मेन फंक्शन लिया तो मुझे रिटर्न 0 ये लाइन लिखना जरूरी है। ये थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम लिखना भी आप सीख रहे होंगे। ये देखो मैंने printf फंक्शन लिया, printf फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिया, यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या लिया, मैंने लिया केस क्लासेज। केस क्लासेज है जो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपके आउटपुट के अंदर, वो आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाया गया है केस क्लासेस। ठीक है, ये पहला एग्जांपल आता है, आपको इतना सा कोड एग्जाम के अंदर लिख के दे सकता है और पूछ सकता है कि आउटपुट क्या होएगा। तो आपको क्या देखना है कि जो इन्वर्टेड कोमा है उसके अंदर क्या लिखा गया है वो एज इट इज क्या हो जाएगा, वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि प्रिंटफ के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ होता है वो आपको आउटपुट के अंदर शो हो जाता है अगर कोई लेटर के अंदर चीजें लिखी हुई है तो। अब दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, वही सबसे पहले हेडर फाइल ले ली मैंने। हेडर फाइल के अंदर पहले हैज इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। कौन से इसके अंदर, हेडर फाइल के अंदर printf और scanf। कौन कौन से, printf और scanf क्या है, इसके अंदर इंक्लूडेड फंक्शन है। उसके बाद में मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है इस बार मेरे कंट्रोल स्ट्रिंग को मैंने इस बार किस तरह से लिखा है, सम इज इक्वल्स टू %d। तो इस बार मेरे को जो आउटपुट दिखेगा वो कैसे दिखेगा, सम दिखेगा और सम के बाद में क्या दिखेगा, इक्वल्स टू क्या दिखेगा, जो मैंने कोमा के बाद में लिख रखा है वो 1 2 3 4। तो आउटपुट क्या हो गया, सम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। बस यही चीजें होती है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं और क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन। ये क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार आता है, प्रिंटफ का क्वेश्चंस है जो आप यूपी के किसी एग्जाम, जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस पे आप 3 स्टार लगा लीजिए या 4 स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद रखना है और इसका आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है। इंटीजर टाइप की मेन तक सबको समझ में आती है प्रोग्रामिंग। प्रिंटफ फंक्शन लिख रखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिख रखा है, %d लिख रखा है। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, एक प्रिंटफ फंक्शन और यूज किया है। तो क्या होगा कि ये सबसे पहले ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल होएगा तो ये क्या करेगा, अपना जो भी है कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर इसने जो भी लिख रखा है वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया मेरे भाई, इसने केवल प्रिंट कर दिया केस क्लासेज। अब ये क्या हुआ, इतना कोड चलने के बाद में वो गया इस साइड में। अब प्रिंटफ फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इस केस क्लासेस के अंदर जितने भी लेटर है उनको सबको काउंट करके आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर %d के अंदर दे देगा। ये तो मैसेज प्रिंटफ था, प्रिंटफ के अंदर जो चीज लिखी हुई थी वो एज इट इज प्रिंट करके अपन को मिल गई। तो अपन को यहां तक आउटपुट क्या मिल गया, वो मिल गया अपन को केस क्लासेस। अब केस क्लासेस मिलने के बाद में अपन गए इस साइड में, तो अपन ने देखा अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d है। तो %d क्या करेगा, काउंट करेगा कि यहाँ पर कितने लेटर है। तो आप यहाँ पे लेटर का काउंट करोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। और स्पेस भी क्या करता है, काउंट करता है। यहाँ पर कितना स्पेस है, 1 स्पेस है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। तो अपना आउटपुट होगा वो इसका क्या होगा, केस क्लासेस 13 आउटपुट होगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना कि ये 13 कैसे आता है, 13 आता है अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d से, जब एक प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कोई दूसरा प्रिंटफ फंक्शन कॉल हो रहा हो तब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रिंटफ फंक्शन से
और आज तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है अच्छे लेवल का, यही क्वेश्चन बना हुआ है अच्छे लेवल का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके गेट में भी आया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी तरह का लिया है, एक बड़ा एग्जांपल लिया है जहां पर मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन लिया है। एक प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाइड दो लिए हैं, %d। फिर मैंने प्रिंटफ लिया है केस क्लासेज। सबसे पहले क्या होगा, ये प्रिंटफ एज इट इज प्रिंट कर देगा किसको, केस क्लासेज को। उसके बाद में आगे चलेंगे तो आगे अपन को क्या मिलेगा, दूसरा प्रिंटफ मिलेगा। तो दूसरा प्रिंटफ अब वो कहां प्रिंट होएगा, वो इसके आगे प्रिंट होएगा। कहां प्रिंट होएगा, इसके आगे प्रिंट होएगा। ये तो मेरा सबसे पहले प्रिंट हो गया मेरा क्या, केस क्लासेज। अब कुछ गलती क्या करेंगे, कुछ गलती ये कर देंगे कि ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है, तो ये एज इट इज प्रिंट नहीं होता है, ये केस क्लासेस प्रिंट हो गया। उसके बाद में इसने लेटर काउंट कर लिए %d से यहां से कि कितने इसके अंदर लेटर है। तो इसके अंदर वही 13 लेटर है, तो वो 13 लेटर यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेगा, उसके बाद में अपन को दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक और प्रिंटफ फंक्शन है। अब ये प्रिंटफ फंक्शन है, ये कहां पर लिखा जाएगा, इसके अंदर जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो क्या लिखी हुई है, हाई लिखी हुई है। अब हाई कहां पे आएगा, अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती ये कर देते हैं कि हाई को भी यहीं लिख देते हैं और उसके बाद में हाई के कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं कि 2, हाई 2 आ जाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, जो अपना कंट्रोल स्ट्रिंग है वो क्या, वो कहां चली जाती है, आगे चली जाती है। और हाई आपको कहां दिखता है, केस क्लासेस से पहले दिखता है। और इसके जो लेटर होते हैं वो आपके कहां चले जाते हैं, इसके जो सिंबल होते हैं वो इसके जो लेटर है वो काउंट करके कहां चले जाते हैं, इसके आगे चले जाते हैं। तो अपना आउटपुट क्या आ जाता है, हाई केस क्लासेस 13 2। केस क्लासेस 13 क्या है, पहले वाले प्रिंटफ का आउटपुट है। और दूसरे वाले प्रिंटफ का आउटपुट अपने पास क्या आया है, हाई। हाई के अंदर कितने लेटर है, 2 लेटर है। तो हाई तो आ जाएगा केस के आगे और 2 चला जाएगा केस के पीछे। एक बार और चीजों को देखते हैं अपन, थोड़ा सा आपको, मेरे को पता है क्लियरिटी कम आई है इस एग्जाम्पल के अंदर, तो अपन को और क्लियरिटी लाने के लिए अपन थोड़ा सा और इसमें ऐड करते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन और लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लिख दिया जिसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख दिया है राम, लिख दिया है, क्या लिख दिया है, राम लिख दिया है। अब अपन देखेंगे कि राम लिखने के बाद में मेरा क्या आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले मेरा आउटपुट क्या आया, केस क्लासेज। केस क्लासेज के अंदर कितने लेटर है मेरे भाई, 13 लेटर है। तो सबसे पहले आउटपुट आपका आता है, वो आता है CACHE, केस क्लासेज 13। ये मेरे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट का आउटपुट है। अब मैं आगे चला तो मुझे पता चला कि एक प्रिंट एफ फंक्शन और है, उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है, हाई लिखा हुआ है। तो अब ये मेरा हाई कहाँ आएगा, ये मेरा केस क्लासेस के आगे आ जाएगा। और कितने लेटर है इसके अंदर, कितने डिजिट है इसके अंदर, 2 डिजिट है, 2 लेटर है। तो वो कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड में चले जाएंगे। उसके बाद में मैंने फिर से देखा कि एक प्रिंटफ के अंदर एक और प्रिंटफ कॉल हो रहा है। इसका यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा नहीं है, अगर अपन 3 लिखेंगे तो यहाँ पर एक %d और लगा देते हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। तो राम मेरा कहाँ आ जाएगा, राम मेरा यहाँ पे आगे आ जाएगा। और जो आउटपुट होएगा वो क्या आ जाएगा, राम के अंदर कितने लेटर है, राम के अंदर 3 लेटर है। तो मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा ये। तो मेरा आउटपुट होगा जो ये आ जाएगा प्रिंट होकर। अब इससे बाहर आपके क्वेश्चंस आएगा नहीं मेरे भाई। इतनी चीजों को आप पढ़ लोगे तो आपको कोई डाउट बचेगा नहीं आपके लिए। अब चीजें आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो, आप चीजों को कैसे याद रख पाते हो। ये चीजें हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनको आपको याद करना रख होता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप चीजें कैसे रिकॉल करते हो। जितना ज्यादा रिकॉल करोगे उतनी ज्यादा चीजें याद रहेगी। अगर आप बार बार चीजों का प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस कोड को चला के नहीं देखोगे, तब तक आपको ये चीजें इजीली समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में एक और एग्जांपल मैंने देखो यहाँ पर आपके लिए क्या लिया है, 3 प्रिंटफ का ही लिया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, %d, %d, %d। सबसे पहले प्रिंटफ क्या प्रिंट कराएगा, केस प्रिंट कराएगा।
उसके बाद में केस में कितने लेटर है, 5 लेटर है, तो ये क्या आउटपुट आएगा, केस 5। दूसरा प्रिंटफ जब कॉल होएगा तब उसका आउटपुट क्या आएगा, हाई 2। तो हाई तो चला जाएगा मेरा केस के पहले, तो यहां तक आउटपुट क्या हो गया, हाई CACHE केस 5 और 2 चला गया मेरा इस साइड में, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है यहाँ पर %d है। उसके बाद में फिर से अपन जाते हैं, एक और प्रिंटफ फंक्शन है, उसके अंदर अपने पास क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। तो बाय आ गया कहां पर, आगे, और बाय के अंदर कितने लेटर है, 2, तो 2 चला गया अपना पीछे। तो इन चीजों को आप धीरे धीरे याद रखना, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें और इजी हो जाएगी आपके लिए। आपका आउटपुट आ जाएगा बाय हाई केस 5 2 2 2। ठीक है, आशा करता हूं कि अब आपका प्रिंटफ के अंदर कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होएगा। अपन प्रिंटफ के अंदर क्या %d यूज कर सकते हैं, अपन %f भी यूज करते हैं, अपन %s भी यूज करते हैं। वो जब अपन को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी समय अपन यूज करते हैं। अब एक थोड़ा सा स्पेशल कंसेप्ट है कि जैसे मैंने प्रिंटफ फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा कैलाश, तो मेरे पास कहीं भी मेमोरी एलोकेट हुई होगी, उसके अंदर मेरे को क्या नाम एलोकेट हुआ होगा, कैलाश एलोकेट हुआ होगा। अब मैंने मेमोरी के डब्बे बनाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़े से। अब इन डब्बों के अंदर कहीं नाम लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है मेरे को कैलाश मिल रहा है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, के हो गया, यहाँ पे मेरा ए हो गया, यहाँ पे मेरा आई हो गया, यहाँ पे मेरा एल हो गया, यहाँ पे मेरा ए हो गया, यहाँ पे मेरा एस हो गया, यहाँ पे मेरा एच हो गया। सपोज की ये मेमोरी का एड्रेस है, एड्रेस कौन एलोकेट करता है, CPU 10 102, और इस तरह से 104 108 1010 1012 और 1014 तक मेरा क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। अब यहाँ पर मैंने +2 लगाया है, तो +2 लगाने का मतलब है कि ये दो एड्रेस को छोड़ेगा, मतलब दो एड्रेस को छोड़ेगा, तो ये किसको छोड़ देगा, के और ए को छोड़ देगा। किसको छोड़ेगा, के और ए को छोड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, +3 लगा दिया, तो ये कितने एड्रेस को छोड़ेगा, 3 एड्रेस को छोड़ेगा। तो अब की बार ये क्या छोड़ देगा, के ए आई छोड़ देगा। अब अगर मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे +4 लगा दिया, तो इस बार क्या करेगा, 4 एड्रेसेस को छोड़ देगा और मेरे को आउटपुट में क्या प्रिंट करवा देगा, केवल ASH प्रिंट करवा देगा। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, +5 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, जो मेरा ये स्ट्रिंग है इसके अंदर से 5 कैरेक्टर 5 एड्रेस को छोड़ देगा, और जो बचे हुए जितने भी कैरेक्टर है उनको प्रिंट कर देगा। तो 5 को छोड़ेगा तो मेरे पास यहाँ तक पहुंच जाएगा, और मेरे पास आउटपुट के अंदर क्या बच जाएगा, केवल ये बच जाएगा। समझ में आ रही है क्या चीज आपको। अगर मैं यहाँ पे +6 कर देता हूं, तो ये क्या करेगा, 6 कैरेक्टर को छोड़ देगा, यहां तक अपने कैरेक्टर को छोड़ देगा, और आउटपुट के अंदर अपन को क्या शो होगा, केवल H शो हो जाएगा। तो जितने प्लस के बाद में 2 लिख रखा है, अपन को इस साइड से कैरेक्टर को छोड़ते चलना है और आउटपुट दिखा देना है। तो 2 छोड़ा तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, ILASH आ गया। जैसे ही मैंने 3 छोड़ा तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, मेरा आउटपुट आ गया LASH। जैसे ही मैंने 4 कैरेक्टर छोड़े तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, ASH। जैसे ही मैंने 5 कैरेक्टर छोड़े तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, SH। जैसे ही मैंने 6 छोड़े तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, H आ गया। ये एक इजी सा कंसेप्ट है प्रिंटफ के अंदर। तो जब प्लस के अंदर मैंने 2 लिखा तो सबको पता चल गया कि ये क्या करता है, एड्रेस को स्किप करता जाता है। अगर +2 लिख रखा है तो 2 एड्रेस को स्किप, +3 लिख रखा है तो +3 एड्रेस को स्किप। अब कुछ स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट होते हैं जिनका दिमाग एक्स्ट्रा चलता है, और ऐसे स्टूडेंट की ही मेरे को आवश्यकता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि सर क्या मैं यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ, सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे सर -2 लिखता हूँ, तो इस बार क्या करेगा, वो इस साइड से एड्रेस को छोड़ देगा और प्रिंट कर देगा क्या, केवल KAILA। और मैं -3 करूंगा तो सर वो 3 एड्रेस को छोड़ देगा, उसके अंदर आ जाएगा KAIL। और मैं -4 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर वो 4 एड्रेसेस को छोड़ देगा पीछे से, और इस बार आ जाएगा KAI। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या इस तरह से भी कोई आउटपुट शो होता है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, इस तरह से कोई भी आउटपुट शो नहीं होता है। केवल +2 के साथ अपन एड्रेस जंप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मेमोरी के अंदर एड्रेसेस होता है वो प्लस के अंदर होता है, माइनस के अंदर अपन एड्रेसेस को बाय डिफॉल्ट
नहीं लेते हैं, प्लस के अंदर ही चलते हैं। कभी भी मेमोरी का एड्रेस आपको ऐसे नहीं मिलेगा -3002, आपको एड्रेसेस मिलता है प्लस के अंदर। ठीक है, जब आप माइनस लगा के यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाओगे तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको प्रिंट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप चीजें समझ पाए होंगे। अब देखते हैं अपन एक स्पेशल केस फॉर्मेट स्पेसिफायर का। यहां से भी क्वेश्चंस आता है। हेडिंग क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिंट एन इंटीजर नंबर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है? ये मेरा परसेंट का साइन है, ये मेरा डी का साइन है। डी किसके लिए? इंटीजर के लिए। और डब्ल्यू का मतलब होता है फील्ड विथ, मतलब अपन अपने नंबर है उसको कितने ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं, कितने डब्बू के अंदर दिखाना चाहते हैं, इसका आउटपुट ऐसे शो करते हैं अपन जनरली। जबकि अपन को कंपाइलर ऐसा आउटपुट जनरेट करके नहीं देता है। ये होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह अगर मैं रख देता हूं 4 या 4 रख देता हूं तो मेरे पास कितने डब्बे बन जाते हैं? मेरे पास डब्बे बन जाते हैं 1 2 3 4। ये 2 डब्बे नहीं बनते हैं जब मैं क्या लेता हूं? 4 लेता हूं। और डी क्या है? वैल्यू टू बी प्रिंट एज एन इंटीजर। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखो, मैंने प्रिंटफ लिखा है, परसेंट लिखा है, 6D लिखा है, उसके बाद में मैंने क्या लिखा है? 9876। तो इसका जो आउटपुट होगा वो कैसे आएगा, अपन को कैसे दिखेगा? अपन को इसका आउटपुट इस तरह से दिखेगा कि एक मेमोरी के 6 डब्बों के अंदर अपन ने स्टोर किया है इस वैल्यू को 9876। आशा करता हूं कि 6 डब्बे बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो ये 6D है ये कैसे प्रिंट होगा? वो ऐसे प्रिंट होगा, देखो 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर आपका 7 आएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा। इस बार यहाँ पर क्या कर रखा है? अपन ने 2 डब्बे बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिख रखा है विड्थ कितनी है, साइज कितनी है इसकी? 2 है। तो क्या इस बार 2 ही डब्बे बनाएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल 2 ही डब्बे बनाएगा। लेकिन जो वैल्यू है ये अपनी क्या है? अपनी ज्यादा है। 9 और 8 तो आ गए, लेकिन अब वैल्यू क्या कर जाएगी? ओवरराइड कर जाएगी मेमोरी के अंदर और 2 डब्बे और बना लेगी जिनके अंदर इनकी वैल्यू आ जाएगी। वो आ जाएगी 7 और 6। इनके एग्जाम्पल लेते हैं अपन की कैसे इनका आउटपुट दिखता है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर नॉर्मली आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपका प्रिंट ऐप के अंदर क्या लिख रखा है? फॉर्मेट स्पेसिफाइड %d लिख रखा है और 2022 लिख रखा है। अब 2022 है वो कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ होगा? सपोज कीजिए यहाँ पर आपके 4 डब्बे बने हुए होंगे और 4 डब्बों के अंदर क्या आ गया होगा? 2020 आ गया है। ये तो था आपका बेसिक जो अपन बार बार यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन। यहाँ पर क्या लिखा है? डब्लू है, ये मेरा क्या है? डब्लू है। डब्लू का मतलब क्या है? कितने डब्बे बनाने हैं। इस बार डब्बे कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 6 डब्बे बनाऊंगा। कितने डब्बे बनाऊंगा मैं? 6 डब्बे बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने 6 डब्बे बना लिए। अब मेरे को इन 6 डब्बों में क्या लिखना है? 202022 लिखना है। तो देखो ये लिख लिया मैंने 2, ये हो गया मेमोरी के अंदर 2 स्टोर, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 2 स्टोर। ठीक है, एक डब्बा एक्स्ट्रा बन गया है तो इसको आप इरेज तो यहां से मैं कर नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि अपना वापस डब्बे बनाने पड़ेंगे। अब ये जो 2 है ये क्या है? 2 डब्बे अपने खाली है मेमोरी के अंदर। अपन ने कितने बनाए? 6 बनाए। अपन को क्या हो गया? 4 डब्बों के अंदर मेमोरी के अंदर अपन ने स्टोर कर दिया अपने 2022 को। अब इसको अपन क्या कहते हैं? इस तरह से जो मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर होती है उसको अपन बोलते हैं राइट जस्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? राइट जस्टिफिकेशन। अब जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि तो भी इसको राइट जस्टिफिकेशन कहते हैं तो लेफ्ट जस्टिफिकेशन किसको कहेंगे सर? तो लेफ्ट जस्टिफिकेशन के लिए क्या होगा? माइनस का जहां कहीं भी साइन लगा होता है %d के आगे, माइनस और 0 क्या होते हैं? वैसे फ्लैग होते हैं। अब ये साइन जहां भी मिलता है तो वहां पर आपकी मेमोरी के अंदर क्या होता है? लेफ्ट जस्टिफिकेशन होता है। क्या होता है? लेफ्ट जस्टिफिकेशन होता है। ये सब COA की चीजें हैं। जब आप COA कभी जिंदगी में पढ़ोगे तो आपको चीजें और इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस बार आउटपुट क्या आएगा? 20
2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ये आपका क्या है, ये है आपका राइट जस्टिफिकेशन, सॉरी लेफ्ट जस्टिफिकेशन। ये क्या है आपका लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, इसको कहते हैं लेफ्ट जस्टिफिकेशन, इसको कहते हैं राइट जस्टिफिकेशन। राइट जस्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है, आगे वाले जो दो डब्बे होते हैं जितनी विड्थ होती है वो खाली रहते हैं, जबकि इस साइड में क्या होता है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन से क्या होती है, वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड से फिल होती है। राइट जस्टिफिकेशन के अंदर वैल्यू क्या होती है, आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड से फिल होती है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, %2d। इस बार क्या होगा, डब्बे मेमोरी के अंदर दो बनेंगे, लेकिन दो मेमोरी के अंदर अपनी वैल्यू कंप्लीटली स्टोर नहीं हो पाती है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू है जो यहाँ पर क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाएगी, और दो नए डब्बों के अंदर अपन को आउटपुट शो हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसे शो होएगी। अगर आपको यहाँ पे 06d मिलता है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका अपन को आउटपुट कैसे शो होगा। अपन को सबसे पहले W की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो अपन को क्या बना लेने हैं, सबसे पहले अपन को 6 डब्बे बना लेने हैं। अब 6 डब्बे जब बना लिए, ये आपका क्या होता है, W होता है, तो 6 के अंदर 2 के अंदर सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, 0 फिल कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, राइट जस्टिफिकेशन है, तो अपन राइट साइड से फिल करेंगे। राइट साइड से फिल करेंगे तो सबसे पहले क्या फिल करेंगे, 2, फिर 0, फिर 2, और बाकी जितने भी डब्बे होते हैं, अगर यहाँ पे W की वैल्यू 7 होती तो मैं क्या करता, एक डब्बा और बनाता मेमोरी का। ये मेमोरी एलोकेशन बता रहा हूं मैं आपको, एक 0 और आ जाता अगर W की वैल्यू 7 होती तो। आशा करता हूं कि चीजें आपको इंटीजर वाली समझ में आई होगी कि अपन इनको कैसे फॉर्मेटेड करते हैं मेमोरी के अंदर। अब भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको इजीली चीजें समझा दूंगा। उसके बाद में अपन देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिंटिंग एन ए रियल नंबर। अब रियल नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं वो चीजें अपन यहाँ पर देख रहे हैं। अब तो रियल नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, वही सबसे पहले ये क्या है, W का मतलब क्या होता है, देसी भाषा के अंदर याद रखो, अपनी मदर टंग के अंदर याद रखो, तो होता है मेमोरी के अंदर कितने डब्बे बनाने हैं, ये अपन पहले ही क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। जब अपन डब्बे ही पहले ही फिक्स कर देते हैं तो अपन को कोई लफड़ा नहीं मांगता है कि अपन कितने डब्बे आगे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अपन ने लगा रखा है यहाँ पे पॉइंट P। पॉइंट P क्या डिफाइन करता है कि आप फ्लोटिंग वैल्यू पढ़ते हो तो आपको पता है कि जब भी अपन फ्लोट टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो वो अपने साथ कौन सी वैल्यू लेता है, फ्लोटिंग वैल्यू लेता है, दशमलव वाली वैल्यू लेता है, और दशमलव के बाद में कितनी वैल्यू लेता है, 6 वैल्यू लेता है। लेकिन यहाँ पर मेमोरी के अंदर अपन और भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। P का मतलब यहाँ पर है वैल्यू आफ्टर पॉइंट, वैल्यू कितनी लेंगे पॉइंट के बाद में, वो अपन डिफाइन करते हैं W के पॉइंट लगाने के बाद में। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 7 तो क्या बनेंगे, मेरे पास डब्बे बनेंगे, और 7 डब्बों पे पॉइंट के बाद में कितने डब्बे होंगे, पॉइंट के बाद में मेरे होंगे 2 डब्बे होंगे। तो इसका मैं अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करता हूं तो W की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, W की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर सबसे पहले कितने डब्बे बना लो, 7 डब्बे बना लो। उसके बाद में 7 डब्बों के अंदर क्या कर दो, वैल्यू फिट कर दो। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, राइट जस्टिफिकेशन होगी, वैल्यू इस साइड से फिल होएगी। अब इस साइड से वैल्यू फिल होएगी तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू फिल करनी है, 2 वैल्यू फिल करनी है, तो 2 के अंदर क्या आ जाएगा आपका, 3 और 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपका, पॉइंट आ गया। पॉइंट से पॉइंट के इस साइड में वैल्यू कितनी है, 1 और 2 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रिंट टाइप का क्या आउटपुट है, इस प्रिंट टाइप का आउटपुट इस तरह से शो हो जाएगा। दूसरा अपन देखते हैं, अब की बार क्या लिया है, अब की बार इसने लिया है माइनस, तो अपन माइनस के देख लेते हैं कि माइनस के अंदर कैसे होगा। सबसे पहले वही तरीका, ये क्या है मेरा W, ये क्या है मेरा P। W का मतलब होता है कितने डब्बे बनाने हैं, P का मतलब होता है पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू लेनी है, पॉइंट के बाद में मेरे को वैल्यू लेनी है कितनी, 2। तो इस बार क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, और आपको पता है कि जहां भी माइनस का साइन आता है
तो वहां पर अपन क्या करते हैं, लेफ्ट जस्टिफाई करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट जस्टिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी 1, उसके बाद में वैल्यू क्या आएगी 2, उसके बाद में वैल्यू क्या आएगी पॉइंट, उसके बाद में वैल्यू क्या आएगी 3, उसके बाद में वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और बाकी के डब्बे क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप फ्लोटिंग पॉइंट को भी समझे होंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट कैसे मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इनका फॉर्मेट स्पेसिफाई किया जाता है एक नंबर के साथ। ये चीजें मैंने बता दी है। एक मिनट, थोड़ी सी पीछे वाली स्लाइड पे अपने कुछ चीजें छूट गई है, उनको और देख लेते हैं। देखो अपन ने यहां से देखा है कि अपन को जहां पर माइनस का साइन नहीं मिला, यहां पर क्या माइनस का साइन नहीं है, तो ये क्या है, ये है आपका राइट जस्टिफिकेशन आरजे। और यहां पर जहां पर माइनस का साइन मिल गया वो आपका क्या है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन। ठीक है, दो चीजें याद रखना, डब्ल्यू क्या होता है, कितने मेमोरी के अंदर डब्बे बनेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट करवाने का मतलब है ये, इस वैल्यू को आपको वो पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या होएगा, तो इसका आउटपुट आपको केवल इतना ही देना है वहां पर 12.34, ओनली इतना ही आउटपुट इसका अपन को देना है। ठीक है, सपोज कीजिए इसी तरह से अगर इसका भी आउटपुट पूछता तो इसका आउटपुट अपने पास क्या आ जाता, इसका आउटपुट तो सेम ही आ रहा है लेकिन वैल्यू चेंज होती तो इसका आउटपुट भी क्या आता, डिफरेंट आता। इसका आउटपुट अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, इसका राइट आंसर तो ये है लेकिन वो आपको दे देगा 12.345, 12.3456, और अपन को एज इट इज इतना दिखेगा, इतना दिखते ही अपन क्या कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और अपना जो माइनस मार्किंग है वो चला जाएगा नंबर 1.33। तो इस चीज से आप ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें सीखोगे आप तभी आप प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोग्राम लिख दूंगा, 4 की एडिशन नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं, उन चीजों से आपको अच्छा तो लगेगा पर आप चीजें सीख नहीं पाओगे। आपको चीजें सीखनी है तो आपको सबसे पहले उसका बेसिक सीखना पड़ेगा, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होएगा तब तक आपको कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकता, कोई भी। अब अपन देखते हैं आउटपुट कैरेक्टर। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टर के लिए यही, कैरेक्टर का मतलब होता है केवल सिंगल कैरेक्टर, जिसको अपन में किस में लिखते हैं, सिंगल कोटेड के अंदर लिखते हैं, जैसे डब्ल्यू, जैसे मैंने लिख दिया सी, जैसे मैंने लिख दिया ए। इन चीजों को अपन में डिटेल में देख चुके हैं। अब इसका भी वही होगा, परसेंट डब्ल्यू क्या है, अपनी साइज की मेमोरी के अंदर अपन कितने ब्लॉक के अंदर वैल्यू को प्रदर्शित कर रहे हैं, वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है, ये चीजें अपन यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये होता है किसके लिए, टू प्रिंट ए सिंगल कैरेक्टर के लिए। सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद में अपन आगे चलते हैं, किसको प्रिंट करने के लिए, अपन आगे प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग का प्रिंटिंग जो फॉर्मेशन होता है वो एज इट इज सेम होता है जैसे कि अपन ने अभी देखा था किसका, फ्लोटिंग वैल्यू का। अब जैसे फ्लोटिंग वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है वैसे ही अपना किसका होता है, स्ट्रिंग का होता है। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या लिया है यहाँ पर, सबसे पहले मैंने लिया है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या है, आपकी मेमोरी की सबसे पहले क्या बताता है कि कितने डब्बे बन रहे हैं। पी क्या बताता है कि पॉइंट के बाद में वैल्यू कितनी लेनी है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट रहेगा, इसको अपन डिफाइन करते हैं प्रिंट है परसेंट एस से, और उसके बाद में स्ट्रिंग का नेम जो अपन को क्या करना है, आगे चल के स्टोर करना है। आशा करता हूं कि इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब जो मेरे पास प्रिंट टैब लिख रखा है मैंने, लेट सपोज स्ट्रिंग के है, उसका नाम है मेरे पास क्या, केस क्लासेस। क्या नाम है, केस क्लासेस। तो यहाँ पर जो डब्बे बनेंगे वो कितने बनेंगे मेरे भाई, वो डब्बे बनेंगे 20। ठीक है, तो आप 20 डब्बे बनाओगे तो उस 20 डब्बों के अंदर जो अपना अपन ने क्या लिख रखा है, माइनस का साइन नहीं लगा रखा है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा रखा है मेरे भाई मैंने, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो केस क्लासेस स्टोर होएगा, मान लीजिए मेरे कितने डब्बे हैं, 20 डब्बे हैं,
तो इनके अंदर जो मेरा केस क्लासेज स्टोर होएगा ये कितने हैं, ये इनमें टोटल कितने डिजिट है, तो अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस भी काउंट लेगा। 6 के बाद में ये कितने हैं, 7 ये हैं, तो 6 और 7 13 तक ये क्या होएगा, फिल होएगा। और ये कौन सा होएगा, राइट जस्टिफिकेशन होएगा। और अगर माइनस का साइन हुआ तो आपका क्या होएगा, लेफ्ट जस्टिफिकेशन होएगा। लेफ्ट जस्टिफिकेशन का मतलब वैल्यू लेफ्ट साइड से फिल होएगी, राइट जस्टिफिकेशन का मतलब वैल्यू राइट साइड से फिल होएगी। अब इन चीजों को आप बार बार रिकॉल करना, वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके या स्पीड में करके आप देखना, जिससे आपको क्या होगी, चीजें और समझ में आएगी। अब अपन कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्कैनफ फंक्शन के बारे में कि स्कैनफ फंक्शन क्या होता है। उसके अलावा अपन देखेंगे कि ये पुट केयर, गेट केयर, ये स्ट्रिंग वाले आउटपुट और इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं, इनको अपन एक साथ देखेंगे। आज प्रिंटफ को अपन ने डिटेल से देखा और आशा करता हूं कि आपको प्रिंटफ समझ में आया होगा। प्रिंटफ से जो जो क्वेश्चन बनने वाले थे, जो जो क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैंने सारे बता दिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो, आप कैसे चीजें याद करते हो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहता हूं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।